अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? व्यूज़, गर्मियों का मौसम शुरू होता ही है तो हमारे यहाँ जो है सब्ज़ी मंडियों में, हमारे यहाँ आप देख सकते हैं रेड़ों के ऊपर एक खूबसूरत हरा भरा और हसीन लाल रंग का तरबूज आपको नज़र आता है। मैंने सोचा कि आज मैं कपड़े भी कुछ ऐसे ही पहनूं ताकि मैं आज तरबूज़ों को जो है वाटरमेलन्स को ट्रिब्यूट दे सकूं। ज़बरदस्त फल है, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे करता है, पानी की कमी को पूरा करता है। हमेशा से हम ये लगाए कि पानी की कमी को पूरा करता है, मगर जदीद रिसर्च के मुताबिक जो है कहा जा रहा है कि ये पानी की कमी को पूरी करने के साथ साथ जो है खून की शरियानों और मेटाबॉलिक सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। आपके जितने भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक रिलेटेड डिजीज़ हैं, उनके लिए भी बेहतरीन फ्रूट है ये। और इसके साथ साथ जो है जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या खून की शरियानें जो हैं कमज़ोर हैं, पट्ठे कमज़ोर हैं, तो उनको भी कंज्यूम करना चाहिए। और इस फ्रूट के बहुत से और फ़वाइद भी हैं। हमने जैसे ही मौसम सरमा के स्टार्ट में इस फ्रूट की अफादियत के हवाले से एक पूरा प्रोग्राम भी किया था, और जिन्होंने मिस किया तो उनके लिए आज ये सेगमेंट जो है वो मौजूद है। और खून की रवानी को भी बेहतर बनाता है, दिल के अफ़ाल को मजबूत रखता है, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसकी जो नेचर है, अगर हम फ्रूट की कहते हैं ना कि ये हमेशा कहा जाता है कि ये तर है या ये खुश्क फ्रूट है या इसके साथ साथ ये इसमें गर्माहट है, मगर ऐसा नहीं है। इस फ्रूट का जो नेचर है वो बहुत ठंडा मिजाज है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, ग़िज़ाई फाइबर और लाइकोपेन जैसे अहम अज्जा भी मौजूद हैं। तो लोग इसको जो है अक्सर हमने देखा है खाना नहीं खाते और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो अक्सर लोगों को डायरिया हो जाता है। डायरिया होने के साथ साथ वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि सेहत के लिए मुज़र भी है। मगर आप इसको एक बोल जो है वो रोज़ खाएं, और कहते हैं कि 200 ग्राम से 250 ग्राम्स तक कंज्यूम करें ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हों। आगे हीट वेव्स हैं, आगे हीट बर्स्ट्स का होने का ख़दशा भी है। माहिर मौसमियात जो हैं उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से वेदर टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, एकदम से 20 से 10 पे चला जाता है, 10 से 20 पे चला जाता है, तो इस वेदर को मेंटेन करने से जो हमारे जो बॉडी में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फैक्ट्स वो आ जाते हैं। कभी हमें स्वेटिंग हो रही होती है, कभी हमें डिहाइड्रेशन हो रही होती है, कभी हमें ऐसे लग रहा होता है कि हमारा मुंह खुश्क है, और ये सारे लवाजमात हमें जो है मौसम गर्मा से मिलते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खाएँ, रोज़ाना खाएँ, एक मिकदार में खाएँ और ज़्यादा खाएँ। तो इसके साथ साथ इसके अंदर जो है जिनको माइग्रेन इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मैग्नीशियम कंज्यूम करते हैं। तो इस फ्रूट के अंदर मैग्नीशियम भी है, माइग्रेन को भी ये कम करता है। और दिलचस्प क्लिनिकल ट्रायल 18 की अगर हम बात करें तो सेहतमंद नौजवान अफराद को 2 हफ्ते तक रोज़ाना तरबूज का जूस पिलाया गया और नताइज हैरान कुन निकले। तहकीक में मालूम हुआ कि तरबूज में मौजूद कुदरती मुरक्बात जो हैं जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के अमल को बेहतर बनाते हैं, जिससे खून की शरियानें पुरसकून लचकदार रहती हैं, खून की रवानी बेहतर होती है और दिल की धड़कनें मुतवाज़न होती हैं। मीन्स टू से कि हार्ट इश्यूज़ हों, स्टमक इश्यूज़ हों, माइग्रेन इश्यूज़ हों, या आपको जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम हों, तो आप इसको कंज्यूम करें, इसको खाएं, और ये समझ के खाएं कि हमें कुछ अरसे के लिए ये फ्रूट मिल रहा है, तो इसको हम जिस तरह कंज्यूम करेंगे उस तरीके से अपनी हेल्थ को हम बेहतर बनाएंगे, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएंगे, ना कि हम दवाइयों के फक्के खाएं। मेडिसिन जो होती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, मगर इस तरह का जो फ्रूट जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमत बरसाई है, उस रहमत को हम जिस तरीके से खाएंगे वो भी हमारे लिए रहमत जो है बाकायदा तौर पे जो है वो अपने असरात छोड़ेगी, ना कि वो ज़हमत होगी। तो यूँ साइंसदान का कहना है कि नताइज को मज़ीद तस्दीक के लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स में ये भी साबित हुआ है कि गर्मियों का ये पसंदीदा फल सिर्फ जायके तक महदूद नहीं है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद है। और जो लोग इसको जूस के तौर पे पीते हैं, इसका जूस कंज्यूम करते हैं, उनकी स्किन आप देखें कितनी फ्रेश होती है, कितनी ग्लो करती है। अक्सर हमने देखा है कि बाज़ारों में वाटरमेलन मास्क अवेलेबल होते हैं, ख़वातीन जो हैं बड़े खुश असलूबी से वो मास्क ले रही होती हैं, तो वो मास्क ना लें, वो जो खाएंगी उसका असर जो है वो मास्क की तरह आपकी स्किन पे भी होगा। और अक्सर लोग इसका मास्क लगाते हैं क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है, तो इसको फ़ाइबर फ्रूट जो है आप स्किन पे लगा के 40 मिनट्स के लिए 30 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं।
उसके बाद अपना फेस को आप रिंस कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपको एक नेचुरल पिंक ग्लो मिला है। और अगर जिन लोगों के होंठ जो हैं वो चैप कर जाते हैं और होंठों में ड्राइनेस है, तो वो भी इसका जो है हल्का सा इसका जो फ्लूइड है वो अपने लिप्स के साथ रब कर सकते हैं ताकि आपकी डेड स्किन उतर सके। बहुत से फ़ायदे हैं। हमने सोचा कि आज हम प्रोग्राम का आगाज़ वाटरमेलन से करें, तरबूज़ों के फ़ायदे से करें, और आप इस फल को खाएं और इन्जॉय करें, क्योंकि ये समर रिट्रीट है और मौसम सरमा जो है वो भी उस हिसाब से नहीं रहता, क्योंकि मौसम सरमा में भी प्री मानसून होता है, पोस्ट मानसून होता है। इसके बाद वेदर कंडीशन चेंज हो जाती हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा बारिश होती है, समटाइम्स बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो ये मौसम भी जो है आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है कितना मुतासर हुआ है। अच्छा व्यूज़, तरबूज को ये कहा गया है कि हमेशा जो हम कट्स अक्सर देखते हैं कि लोगों ने लगाए होते हैं और कह रहे होते हैं ताज़ा है बिल्कुल, तो कोशिश करें कि आप कट्स वाला जो है तरबूज वो ना लें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जाने का ख़तरा होता है, और जब बैक्टीरिया जाता है तो तरबूज रॉटन हो जाता है। जब वो फ्रिज में जाता है तो ऑटोमेटिकली उसमें ऐसा बैक्टीरिया होता है कि फ्रूट जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, डीके होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फाइबर ऊपर वाला जो रंग होता है वो ज़्यादा रेड में चला जाता है। जब आप खाते हैं तो उसका टेस्ट बुरा होता है। तो कोशिश करें कि आप तरबूज ना कटवाएं, और अगर कोई कटवा लेते हैं तो फ़ौरन उसके घर जाके जो है फ़ौरन सबको खिला दें, ताकि ना फ्रिज में रखें। और जब भी वो फ्रिज में रखें, एक और ख़ास बात जिसको मैं करती हूँ, तो फ्रिज के अंदर आपके पास होता है अक्सर फॉइल्स होती हैं, हमारे पास एल्युमिनियम फॉइल्स होती हैं। एल्युमिनियम तो थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन एक प्लास्टिक की फॉइल होती है, बहुत ही फ़ाइन होती है। आप उसको चढ़ा के फ्रिज पे रखें, क्योंकि उसका जो रस होता है वो अक्सर किसी और खाने पे भी गिर जाता है, और उसके ऊपर भी कोई ना कोई ग्रेवी गिर सकती है फ्रूट के ऊपर, क्योंकि हमने काट के रखा होता है, तो वो भी उस फ्रूट को जो है वो रॉटन जो होता है बुसा बना देती है। और इस हिसाब से जो है दिल नहीं चाहता उसके बाद हम कंज्यूम करें उसको। तो आप लोग खाएं, दिल खोल के खाएं, मज़े लेके खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, और बच्चे अक्सर नहीं भी खाते तो उनको जूस की फॉर्म में दें। और अक्सर लोग जो कहते हैं इसका जूस थिक होता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, नमक ऐड कर दें, तो मज़ेदार किस्म की रिट्रीट इंजॉय करें। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि आज के हमारे मेहमान ख़ास कौन है। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूज़। हम हर रोज़ आपको टेक्नोलॉजी से आगाह करते हैं। दौर बदल गया है, टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, और एआई के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद पता नहीं और कौन कौन से दौर आने वाले हैं। नौकरियां, कारोबार, तालीम, माइशी तरक्की के अंदाज भी बदल चुके हैं। तरक्की करने का तरीका वो नहीं है कि अब जगह जगह जाएं, अपनी प्रेजेंस शो करें। अब आप ऑनलाइन बैठे बैठे, दुनिया के एक कोने में बैठे बैठे दूसरे मुल्क में आप अशिया पहुंचा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लेक्चर्स ले सकते हैं, लेक्चर्स दे सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम काम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत आसान हो चुकी हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है। वो तमाम ख़वातीन जो स्मॉल बिजनेस करना चाहती हैं या घर बैठे बैठे आमदनी जो है वो कमाना चाहती हैं, कुछ रकम कमाना चाहती हैं, तो उनके लिए कोर्सेज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। वो कोर्स करेंगी, वो कुछ सीखेंगी, वो स्किल्स में काम करेंगी, तो ही अपनी स्किल्स जो है दूसरों को प्रोवाइड कर सकती हैं। और एक खातून घर बैठे फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कंटेंट क्रिएशन, आईटी सर्विसेज, ऑनलाइन कारोबार के ज़रिए सिर्फ आमदनी नहीं बढ़ा सकती बल्कि अपना पूरा ख़ानदान पाल सकती है, अपने बच्चों को देख सकती है। अल्लाह ना करे कोई बेवा है, कोई यतीम है, या किसी के यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके यहाँ कोई कमाने वाले नहीं हैं, तो वो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, और पॉलिश करने के साथ साथ अपने रास्ते खुद तलाश करें। तो इनिशिएटिव लिया है जी, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पंजाब आईटी बोर्ड ने, जहां वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू डिजिटल स्किल्स के जो कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत ही कम पैसों में ये कोर्सेज हैं, और इसके साथ साथ स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल रही हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते तो आई थिंक 1,500-2,500 रुपये की खातिर जो है आप ये पूरा कोर्स सीख सकते हैं। और इस कोर्स के जो हैं जितने
कायदो ज़वाबत हैं उनके हवाले से भी आप समझ सकते हैं कैसे करना चाहिए, कैसे होगा और उसके बाद कोर्स करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। तो आज हम इस पे बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है हिना अरशद हैं, डोमेन स्पेशलिस्ट हैं पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं ना? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है ना। इतना बड़ा इनिशिएटिव, पंजाब गवर्नमेंट वैसे ही बहुत काम कर रही है, हर सेक्टर में बहुत काम कर रही है। अब पंजाब आईटी डिपार्टमेंट में भी ख़वातीन के लिए कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं। कौन से कोर्सेज़ हैं, कैसे कोर्सेज़ हैं और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? अच्छा, हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका नाम है शी विंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। शी विंस। इसमें स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के लिए कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि ख़वातीन को हमने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत जल्दी ऐसे स्कैम्स का शिकार हो जाती हैं जिसमें वो फाइनेंशियली जो है उनका कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है। जैसे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा स्कैम्स आ रहे थे कि आप गेम खेल के पैसा कमाएं और उस गेम के लिए आप रजिस्टर हों, या फिर आपको हम असाइनमेंट वर्क देंगे, आप उसके लिए इतने पैसे सबमिट करा दें, लेकिन बाद में ये होता है कि वो पैसे सबमिट कराने के बाद उनको कोई काम नहीं मिलता। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, पंजाब आईटी बोर्ड ने ये सोचा कि हम कुछ ऐसे स्किल्स इंट्रोड्यूस कराएं जो नॉन टेक्निकल फीमेल्स हैं वो सीख कर और अपने जो स्किल्स उन्होंने सीखे उनको यूटिलाइज करते हुए वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो हमने काफ़ी सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें ई कॉमर्स का कोर्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग के जरिए वो इन सर्विसेज को किस तरह से प्रोवाइड करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं, घर बैठ के वो कौन कौन से स्किल हैं जिनको यूटिलाइज कर सकती हैं। फिर उसके बाद जब जैसे एआई बहुत ज़्यादा इन होता जा रहा है तो हमने एआई के कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, जिसमें एआई विद ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया विद एआई है। इसके अलावा भी हमने एआई का एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें एजेंटिक एआई एंड उसमें जो है वो एजेंटिक एआई के साथ साथ हमने उसमें ऐड किया कि आपने एआई को यूज़ किस तरह से करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरह से करनी है। तो ये एक स्पेसिफिक एआई से रिलेटेड कोर्स इस तरह का डिज़ाइन किया गया कि जो नॉन टेक्निकल फील्ड की ख़वातीन है जिनके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं है वो उसको समझ सकें और उसको यूटिलाइज करते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सब ये ख़वातीन को जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में डिजिटल स्किल्स कितनी अहमियत रखती है और कैसे ये जो आप लोगों ने मुतारिफ करवाई हैं कैसे आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, इस तरह है कि जैसे जैसे जो है वो चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं उसी तरह स्किल्स भी एडवांस होते जा रहे हैं। पहले हम टाइपिंग सीखते थे या हम कुछ इस तरह के स्किल सीखते थे जिनकी फ़िज़िकल मार्केट में डिमांड होती थी, लेकिन अब उसको एआई ने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है, कोप अप कर लिया है। तो जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं हमें अपने स्किल्स को भी एडवांस करने की ज़रूरत है और ऑनलाइन और डिजिटल चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जब से कोविड आया आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हुई हैं। इवन कि हम अपने चालान्स की बात करें वो भी अब ई चालान्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अगर हम स्टाम्प पेपर्स की बात करें वो भी अब ई स्टाम्प पेपर आ गए हैं। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज होती जा रही हैं और इस चीज़ को देखते हुए जिस तरह से एआई जो है वो हर चीज़ को जो है वो एआई हर चीज़ को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है एडवांसमेंट कर रहा है या और हम सीख सकते हैं क्योंकि वो बता सकता है कि जी किस तरह करना चाहिए, क्या होना चाहिए, टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होने चाहिए। और लोगों की जॉब को बहुत ज़्यादा एआई जो है वो ख़त्म करता जा रहा है क्योंकि चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं। जिस तरह चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं अगर हम अपने स्किल्स को एडवांसमेंट की तरफ लेकर नहीं जाएंगे तो हमें जॉब्स हासिल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा है ना, मुझे ये भी बताइएगा कि सबसे ज़्यादा ख़वातीन के हवाले से डिमांड ऑनलाइन किस चीज़ की है कि ख़वातीन जो ऑब्वियसली क्या चीज़ करें, या तो वो कपड़े बेचें या वो किसी ज्वेलरी कलेक्शन में आए या मेकअप सिखाएं, किस किस चीज़ों के ऊपर ऑनलाइन वो काम कर सकती है ताकि हम आइडिया जनरेट करें लोगों को? सबसे पहले तो अगर कोई स्किल आपके पास है, जैसे अगर किसी को मेकअप आता है या किसी को पढ़ाना बहुत अच्छा आता है तो वो अपने जो प्रेजेंट स्किल्स हैं उन्हीं के साथ वो फ्रीलांसिंग सीख सकती हैं। फ्रीलांसिंग में ना बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर अब जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया या कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो गया। हम फाइवर अपवर्क की बात करें जो फ्रीलांसिंग के जैसे नाम आता है तो हम फाइवर अपवर्क की तरफ जाते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जिन पे कम कॉम्पिटिशन है, जिस पे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। तो फ्रीलांसिंग में हम सिखाते हैं कि किन किन प्लेटफॉर्म्स पे आप काम कर सकते हैं, आपने जॉब कैसे सिक्योर करनी है, आपने क्लाइंट कैसे हंट करना है, फिर आपने अपना जो स्किल है उसको यूटिलाइज करते हुए अपना काम किस तरह से करके डिलीवर करना है, आपकी निगोशिएशन कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेट किस तरह से करना है आपने। तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। और अगर हम स्किल्स की बात करें तो जो डिजिटल स्किल्स हैं जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, इसके अलावा यूजेज ऑफ एआई है, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका अपना इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर आप ऑलरेडी कोई
जो है वो बिज़नेस चला रहे हैं, आपका कोई फिज़िकल बिज़नेस मौजूद है, आप उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स के ज़रिए कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइनिंग का शौक़ है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। तो मल्टीपल स्किल्स अवेलेबल हैं, डिपेंड करता है कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये नहीं सब, हमने नाम तो बहुत सुना है ई कॉमर्स में आप बैठ जाएं आपको बेहतर हो जाएगा, लेकिन ई कॉमर्स भी एक पूरा एक अनदर वर्ल्ड है। ई कॉमर्स के बारे में आगाही होना बहुत ज़रूरी है, क्या वो भी आप लोग दे रहे हैं? बिल्कुल, हम पंजाब आईटी बोर्ड का एक इनिशिएटिव है पंजाब ई कॉमर्स हब्स के नाम से। उसमें जो लोगों के बिज़नेस फिजिकल मौजूद हैं उनको ऑनलाइन करने के लिए उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह अगर आप अपने बिज़नेस को ई कॉमर्स पे शिफ्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने बिज़नेस को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको किन स्टेप्स की ज़रूरत है, और अगर आपका कोई बिज़नेस नहीं है, आपने न्यूली ई कॉमर्स में स्टेप इन करना है तो आपको किस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई जाती है, आपका स्टोर सेटअप किस तरह से होगा, आपने सेल्स किस तरह से जनरेट करनी है, मार्केटिंग किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ई कॉमर्स में। अच्छा, ख़वातीन के लिए ये मुझे बताइएगा कि डिजिटल स्किल सीखने पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जो आप लोग फेस कर रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं सीखना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं लैक कर रही हैं? अच्छा, एक तो सबसे पहले चूँकि हमारे पेड कोर्सेज हैं और हम हाई एंड कोर्सेज कराते हैं तो ख़वातीन का सबसे बड़ा जो पहला इशू आता है वो ये होता है कि वो फाइनेंशियली इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकती कि हम फ़ीस कहाँ से पे करेंगे। तो हमारी पार्टनरशिप्स हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स के साथ जो डिज़र्विंग फ़ीमेल्स को सपोर्ट करते हैं और उनको अप टू 50% स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो फ़ीस है, टोटल फ़ीस में उनको स्कॉलरशिप दी जाती है 50% तक, ताकि वो इस चीज़ को कोप अप कर सकें। उसके बाद फिर उनका जो चैलेंज आता है वो ये होता है कि घर में रहते हुए बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है उनको टाइम मैनेज करना। तो हमने ऐसे किया कि हम अपनी जो ड्यूरेशन है वो हमने 6 वीक रखी है ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी कोर्स ना हो। कोर्स ऑनलाइन होता है? जी बिल्कुल ऑनलाइन होता है, ताकि कहीं से भी ख़वातीन इसको ज्वाइन कर सके, क्योंकि आपको पता है गर्मी में ट्रैवलिंग भी मुश्किल होती है, इवन सर्दी में भी अब तो मुश्किल हो गई हुई है। तो और फिर ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो लिमिटेड एरिया के लिए होता है। तो हमने इसको ऑनलाइन रखा हुआ है ताकि पाकिस्तान भर से ख़वातीन इसको ज्वाइन कर सकें। इवन के जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करती हैं। अच्छा, शी इवेंट्स की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी कौन सी है? बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। हमारी ख़वातीन जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। डिफरेंट ख़वातीन अपनी डिफरेंट स्टोरीज़ शेयर करती हैं और हमें सुन के बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ऐसी प्रोफेशनल्स जो पहले जॉब करती थी और अब वो अपने डिजिटल स्किल सीख के अब घर से काम कर रही हैं, अपनी फैमिली को भी साथ देख रही हैं, बच्चों को भी टाइम दे रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनकी इस तरह की स्टोरी सुन के कि उनको अब इस तरह से जॉब की ज़रूरत नहीं है कि वो डेली जाएँ, अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के वो घर बैठ के जो है वो अच्छी अर्निंग कर रही हैं। तो ये बहुत मोटिवेशनल होता है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा है ना, आप हमारे साथ ही रहे, हम ब्रेक लेनी, छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और हम बात करेंगे ई कॉमर्स AI के ऊपर और कोर्सेज के मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन अपने डिजिटल स्किल्स को कैसे इन्हांस कर सकती हैं और इसके साथ साथ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन एक खातून की एम्पावरमेंट तब है जब वो फाइनेंशियल एम्पावर भी होती है, तभी एक खातून को कहा जाता है कि शी इज़ एम्पावर्ड वुमेन। और इसका ठेका उठाया है पंजाब आईटी बोर्ड ने, जिसमें एक प्रोग्राम है शी इवेंट्स के नाम से और बहुत से कोर्सेज हो रहे हैं। और आई एम श्योर गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, आप भी चाहते होंगे आप अपने स्किल को पॉलिश करें। और हमारे साथ आज मौजूद हैं हिना अरशद, हमें बता रही हैं ना, आप बताई थी कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं डिजिटल स्किल्स AI। गर्मियों की छुट्टियों में आप ख़वातीन के लिए कौन से कोर्स चाहती हैं कि वो सीखें या उन कोर्स में वो इनरोल हों? अच्छा, ये ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जब छुट्टियाँ होने वाली होती हैं ना गर्मियों की, तो चूँकि लंबी छुट्टियाँ होती हैं तो हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ तलाश कर रहे होते हैं जो छुट्टियों को हम अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकें और उसमें हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ सीख सकें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं कि बच्चों को कोई ऐसी चीज़ सिखा सकें जो उनके काम आए। तो हमने स्पेशली समर बैच जो है वो डिज़ाइन किया है और हम हर साल करते हैं ताकि ख़वातीन
छुट्टियों में अगर वो बच्चे भी उनके स्कूल नहीं जा रहे या वो फीमेल्स जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से ऑफ पे हैं वो इन कोर्सेज को सीख सके। अभी करंटली जो हमारा बैच स्टार्ट होगा वो जून के मिड के बाद स्टार्ट होगा, 20th के बाद वाला जो वीक होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे और उसकी रजिस्ट्रेशन करंटली ओपन है। उसमें खवातीन कोई भी ऐसी चीज़ सीख सकती हैं जिससे या तो वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं। जैसे हमारा सबसे पहला कोर्स है ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया विद AI। उसमें ये होता है कि अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है या आप न्यूली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई जाती है। AI के थ्रू आप किस तरह से अपनी अच्छी प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने स्टोर किस तरह से सेटअप करना है। पहले ऑफलाइन सिखाया जाता है कि आपका स्टोर, उसकी डिज़ाइनिंग, उसमें आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग। जब आपका स्टोर सेटअप हो जाता है, आपकी प्रोडक्ट्स रेडी हैं, तो फिर आपको ऑनलाइन उसके ऊपर किस तरह से आप अपने सेटअप को ऑनलाइन करके और उसके ऊपर आप कस्टमर ला सकते हैं, किस तरह से आपने ऑडियंस को इंगेज करना है। अच्छा, जब आपका स्टोर बन गया, आपने प्रोडक्ट भी लिस्ट कर ली, फिर सवाल आता है कि हम इसको सेल्स कैसे जनरेट करें। हमने इसको किस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, ऑडियंस किस तरह से आपका प्रोडक्ट देखेगी, या फिर इसको किस तरह से जो है वो बूस्ट किया जा सकता है रिगार्डिंग सेल्स के, किस तरह से अच्छी सेल्स आ जाए। तो उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की जाती है। क्योंकि आपका ऑनलाइन स्टोर है तो आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही इसको आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकते हैं। क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंस्टा है, फेसबुक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। तो आपने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से दिखाना है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे, देखने वालों को, और वो आपकी प्रोडक्ट के को देख के आपके स्टोर पे लैंड करें। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ऐसी कैंपेन डिज़ाइन करना सिखाई जाती है, मेटा एड सिखाए जाते हैं ताकि जो आपका स्टोर है उसके ऊपर अच्छी सेल्स जनरेट हो सके। तो एक तो कोर्स ये है कि आप ई कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग सीखें, अपना स्टोर सेटअप करना सीखें, उसकी मार्केटिंग करना सीखें, और ये आपका पूरा एक जो है अर्निंग का सोल्यूशन है कि आपने ई कॉमर्स भी सीख लिया और उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक बहुत बड़ा सवाल इधर ये होता है कि खवातीन ये पूछती हैं कि हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना प्रोडक्ट लोड करें। फेसबुक पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, टिकटॉक पे करें। आजकल मोड ऑफ सेल्स कौन सा मीडियम बन चुका है, कौन सा प्लेटफॉर्म बन चुका है? अच्छा, फेसबुक पे चूंकि मार्केट प्लेस है तो बहुत ज़्यादा लोग फेसबुक के ऊपर मार्केट प्लेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका है। लेकिन जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर जाती है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको ये दो ऐसे मीडियम्स हैं जिसमें आपको जरूर जाना चाहिए। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त एडवर्टाइजिंग टिकटॉक पे चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारा जो कोर्स है उसमें हम सोशल मीडिया में ये सारे जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हम वो सिखाते हैं कि आपने फेसबुक एड्स किस तरह चलाने हैं, आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का तकरीबन एक जैसा कैंपेन डिजाइन होती है। उसके बाद आपने टिकटॉक पे किस तरह से अगर आप उसको एडवर्टीज करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, गूगल एड्स किस तरह से रन कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिखाई जाती हैं कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके प्रोडक्ट अच्छे तरीके से विजिबल हो। ठीक है, कोई खवातीन को रजिस्टर करने के लिए कोई एज लिमिट है? इसमें हमने मिनिमम मैट्रिक क्वालिफिकेशन रखी हुई है। जो खवातीन मैट्रिक अबव हैं वो इसको ज्वाइन कर सकती हैं, और हमने एज लिमिट रखी हुई है 50 ईयर्स। 50 साल तक की जो खवातीन हैं वो इसको ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, और मैट्रिक जो है इसकी क्वालिफिकेशन है। और बच्चों के हवाले से, जो बच्चियां हैं या स्कूल गोइंग हैं, उनके हवाले से कोई चीज़ है? क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, ज़ाहिर है पेरेंट्स बड़े चीज़ें देख रहे होते हैं कि बच्चों की जो छुट्टियां वो यूटिलाइज हो सकें। वो हर वक्त स्क्रीनिंग करते रहते हैं, तो स्क्रीनिंग से भी कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकें। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए हम इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते कि ताकि उनकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर आपने मैट्रिक कर लिया है, आप कॉलेज में हैं, तब आप इसको ज्वाइन करें ताकि आप फोकस होकर इसको सीख सकें और जो है वो इसको अपने आने वाले दिनों में यूटिलाइज करते हुए आप अपना काम स्टार्ट कर सकें। क्योंकि जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं उनको वैसे ही गर्मियों की छुट्टियों का इतना काम मिला होता है, वो उसमें इतने बिजी होते हैं, तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि स्कूल गोइंग बच्चे इसको ज्वाइन करें। अच्छा ना, एक और बात बताओ कि 5 सालों में आप कहाँ देख रही हैं विमेन एम्पावरमेंट थ्रू डिजिटल स्किल्स इकोनॉमी को कितना बूस्ट करेगी? क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है रेशियो ऑफ विमेन ज़्यादा है। हमारे यहाँ आई थिंक 52% मर्द हैं, 52% खवातीन हैं और 48% हमारे यहाँ मर्द हैं। तो कितना बूस्ट मिल सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को?
बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अगर हम देखें ना तो पहले ख़वातीन इतना ज़्यादा जॉब्स की तरफ नहीं आती थी, लेकिन अगर अब हम देखें ना तो आपको हर ऑफिस में हर जगह पे ख़वातीन नज़र आएंगी। इवन कि हम अगर अब देखें तो ख़वातीन के अपने फ़िज़िकल स्टोर्स भी हैं और वो बहुत ज़्यादा बिजनेस में आ रही हैं। अगर हम टीचिंग में देखें तो ऑलरेडी फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो चूँकि फ़ीमेल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए हर जगह पर अब आपको ख़वातीन नज़र आना शुरू हो गई हैं। इसी तरह अगर वो अर्निंग की तरफ जाती हैं तो हमारी डिजिटल जो हमारी इकॉनमी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकती हैं ख़वातीन, और उनको पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि एक कमाने वाला हो और 10 लोग खाने वाले हों। अब जितने लोग कमाने वाले होंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो बिल्कुल ख़वातीन को पार्टिसिपेट करना चाहिए और ख़वातीन कर भी रही हैं, और डे बाय डे ये रेशो इंक्रीज़ होती जा रही है। और ये बहुत अच्छा साइन है कि हम जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। और ख़वातीन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। किस तरह के हालात हैं, क्या फेस करना पड़ता है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो क्वालिफाइड हों, उनके पास कोई ना कोई स्किल हो, ताकि वक्त पड़ने पे वो किसी की तरफ देखें ना, किसी की तरफ हाथ ना फैलाएं, बल्कि खुद ही वो अपने लिए अर्निंग जनरेट कर सकें। अच्छा, एक कोर्स को रजिस्टर करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। आपने शीविंस की वेबसाइट पर जाना है, आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने फॉर्म फिल करना है, अपनी फ़ीस सबमिट करानी है। जितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं तब तक रजिस्ट्रेशन हो रही होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 50 स्टूडेंट्स को एक क्लास में रजिस्टर करते हैं, ताकि ट्रेनिंग क्वालिटी जो है वो सफ़र ना करे और एक अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग हो। ख़वातीन जो सीखने आई हैं वो सीख कर उसको अच्छी तरीके से उनका जो है वो जो लर्निंग जर्नी है वो अच्छी तरीके से। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो अब कोर्स ख़त्म हो जाता है, जब आपके 6 वीक्स ख़त्म हो जाते हैं, तो कोई सर्टिफिकेशन मिलती है, या इसके साथ साथ आपको लगता है कि कैसे आप लोग इंश्योर करते हो कि हमारी लर्निंग जो थी बड़ी स्मूथ थी, या कोई क्राइटेरिया होता है जिसको मीट करना होता है? अच्छा, जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है तो एंड पे हम एक एनालिसिस टेस्ट लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि बच्चों ने किस हद तक इसको सीख लिया है। हाँ जी। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो भी उन्होंने कोर्स कवर किया है ना, उसमें से हम उनसे टेस्ट लेते हैं, ताकि हम जज कर सकें कि जितना उनको रिक्वायर्ड था वो सब उन्होंने सीख लिया है, उनका नॉलेज लेवल क्या है। तो वो टेस्ट जो है वो ख़वातीन एंड पे देती हैं, असेसमेंट होती है उनकी। उसके बाद भी हम उनको अलुमनाई ग्रुप्स में ऐड करते हैं, और वो लाइफ टाइम एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है, व्हाट्सएप का भी है, फेसबुक का भी है, और वो ज्वाइन किया होता है उन्होंने। अगर उनको बाद में भी कोई किसी तरह का इशू आ रहा होता है तो हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वहाँ पे ट्रेनर्स अवेलेबल होते हैं जिनसे वो क्यूरी कर सकती हैं कि जी हमें अपने ऑनलाइन सेटअप में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, या सेल्स जनरेट नहीं हो रही, या आफ्टर कोर्स उनको किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए होती है तो वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और बिल्कुल सर्टिफिकेशन भी होती है। कोर्स के एंड पे जो लोग असेसमेंट टेस्ट को पास कर लेते हैं उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो पंजाब IT बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कितनी ख़वातीन अभी तक मुस्तफ़ीद हो चुकी हुई हैं इस कोर्स से? हमारे इस प्रोग्राम को तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं, और 2.5 सालों में 2000 से ज़्यादा ख़वातीन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी हैं। अच्छा, 2,500। अब उनके क्या अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, या काम कर रही हैं? वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हैं। कुछ अपने ई-कॉमर्स बिजनेसेस चला रही हैं, कुछ फ्रीलांसिंग पे सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, कंटेंट क्रिएशन के कोर्सेज हमारे आते रहते हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन ने अपना चैनल बनाया हुआ है जो मोनेटाइज हो चुका है, और वो यूट्यूब से अच्छी अर्निंग कर रही हैं। ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स हम कराते हैं, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर्सेज लॉन्च किया हमने। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ख़वातीन अच्छी अर्निंग कर रही हैं। अच्छा, आप कोई पैगाम देना चाहती हैं तमाम ख़वातीन को जो कि आपको देख रही हैं? ऑफ कोर्स यू डूइंग अ ग्रेट थिंग, क्योंकि एजुकेटिंग अ वुमेन इज़ लाइक एजुकेटिंग अ नेशन। तो क्या आप पैगाम देना चाहती हैं जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, घर बैठी हुई हैं, रोज़ सोचती हैं कि आज कुछ करें ताकि हम भी इस इकॉनमी के साथ साथ अपने घर के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने टाइम को वेस्ट मत करें, एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। हम बहुत जगह फजूल पैसे ज़ाया करते हैं, लेकिन अगर हम स्किल सीखने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपका लाइफ टाइम स्किल है जो आपको हमेशा फ़ायदा देगा। तो अब अच्छे स्किल सीखें, ऑनलाइन अर्निंग के लिए एक दूसरा देखें कि कोई आपको काम देगा, बल्कि खुद से स्किल सीखें और अपनी अर्निंग की तरफ जो है वो जाएँ। बिल्कुल किसी पर डिपेंडेंट ना हो, अपने लिए सेल्फ सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है, एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली। तो स्किल सीखें, स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करें और अच्छे कोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच। हिना अरशद, डोमेन स्पेशलिस्ट, पंजाब IT बोर्ड से हमारे साथ आज मौजूद थी। हम डिस्कशन की आज ख़वातीन के हवाले से जो AI में आगे आना चाहती हैं, अपने सेटअप्स बनाना चाहती हैं,
बिजनेसेस करना चाहती हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हैं तो वो कोर्स रजिस्टर करा सकती हैं। शी विंस की वेबसाइट पे जाके कोर्स रजिस्टर कराएं और वहाँ से स्कॉलरशिप्स भी ले सकती हैं, जो कि फ़ीस बहुत मिनिमल सी फ़ीस है वैसे तो, लेकिन जो नहीं भी अफोर्ड कर सकता तो उनके लिए भी यहाँ ऑप्शंस हैं। और पाकिस्तान की तरक्की में जो है हाथ बिठाएं, यही हमारा आज का जो है स्लोगन है। और छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। वो टॉपिक हम सबसे जुड़ा हुआ है, हमारे घरों का हिस्सा है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं रिश्ते, आजकल रिश्ते नहीं मिलते, रिश्ता कल्चर इतना कहते हैं ना कि इतना गॉसिप बन चुका हुआ है, टॉक ऑफ द टाउन बन चुका हुआ है, क्योंकि हर घर की यही कहानी है, रिश्ता कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें। बच्चियाँ पढ़ लिख जाती हैं और कहते हैं मुनासिब रिश्ते नहीं आते, या अक्सर ये भी कहा जाता है कि इनके तो दिमाग बहुत ऊंचे हैं, ये तो किसी को खातिर में भी नहीं लाते। या उसके बरक्स अगर हम बात करें लड़के वाले, तो लड़के वालों की भी अपनी डिमांड्स होती हैं। जो लड़की में देखते हैं, वो लड़की सबसे पहले खूबसूरत होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, घर का बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, घर हम एंटर हों तो हमें ऐसा लगे वैसा लगे। हमने सोचा कि आज हम इस पर बात करें कि रिश्ता कल्चर क्या है, मैरिज जिसको कहते हैं, रिश्ता कहते हैं, शादी कहते हैं, खूबसूरत बंधन है। और जब हम इस बंधन में बंध जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जो सारी तमाम बाहर की जो चीज़ें थी ना, ये सब टेम्पररी थी। परमानेंट चीज़ होती है मियाँ बीवी, उनकी ज़िंदगी, उनका आगे से ताल्लुक़ कैसा चलना चाहिए। और जो हम इर्द गिर्द के जो प्रेशर्स ले रहे होते थे, जिसमें सोशल प्रेशर्स आते थे और हम एंजाइटी का शिकार हो जाते थे। एक तो पहले डिमांड्स हम कैसे पूरी करें, दोनों साइड्स की जब डिमांड्स पूरी होती हैं तो फिर ऐसे तमाम लोग जो शादी वाले दिन ज़रूर नाराज़ हो जाते हैं। एक आधा एक बंदा ऐसा होता है जो नाराज़ होना ही होना होता है, उनको बनाने में लग जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि ये तो ज़िंदगी हमारी है, ये तो ज़िंदगी हमने लेके चलनी है। और एक गाड़ी के दो पहिए जो हैं हमने खुद इसको चलानी है। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ कि आज भी डिमांड्स जो हैं वो लड़की वालों से की जाती हैं, डायरेक्ट नहीं की जाती। पहले डायरेक्ट की जाती थी, लिखवाया जाता था, अब इनडायरेक्ट की जाती हैं। किस हिसाब से कहते हैं, हम तो भाई ये ब्रांड पहनते हैं, हमें तो बस इस ज्वेलरी पसंद है, या व्हाट्सोएवर, घर ऐसा होना चाहिए, या हमने चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है या हमारा बेटा जो है वो इस गाड़ी में बैठे। या जहेज़ तो हम नहीं लेते, मगर ऑब्वियसली जहेज़ के बरक्स हम गिफ्ट ले लेते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। और हमें ज्वाइन किया है वन ऑफ द फेमस मैरिज कंसल्टेंट राहिला खुरम ने, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम राहिला। वालेकुम सलाम जी। हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? गुड। राहिला, मैंने थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन बता दिया कि शादियां जो हैं एक तो बहुत ज़्यादा जो है, एक तो इस टैबू को हमने बहुत ज़्यादा वो कर दिया हुआ है। एक तो पहले तो होता था कि शादी करनी है 3 इवेंट्स टोटल, अब जो शादियों का जो एक इवेंट है वो 10 के बराबर हो चुका हुआ है। वेरी एक्सटेंसिव, वेरी आउट ऑफ द क्लास, उसके बाद लग्जूरियस, कस्टम मेड, बीस्पोक। तो ये दोनों तरफ से डिमांड्स हैं जी। कैसे आप इसको एड्रेस करेंगी? अच्छा, पहले तो मैं आपके अपने बातों से बड़ा इम्प्रेस हुई हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है मैरिज ब्यूरो और शादियों के हवाले से, कि बच्चा बच्ची की शादी के बारे में आप काफ़ी नॉलेज और काफ़ी मालूमात है आपको, शायद एक्सपीरियंसेस हैं आपके भी कुछ मेरा ऐसे। अपना एक्सपीरियंस है जो बोल रहा है। हाँ, तो पहले वक्तों में देखें, जब हम लोग बच्चे थे और हम लोग शादियां देखते थे कज़न्स की और या अपनी खालाओं मामुओं की शादियां जब देखते थे, तो एक मेहंदी का इवेंट और एक बारात और फिर एक वलीमा होता था। और मेहंदी, जैसे आजकल हमें थोड़ी अवेयरनेस आई है, कुछ बच्चे दीन की तरफ लगे हैं, तो उन्हें कहा जी हमने मेहंदी नहीं करनी। लेकिन मेहंदी उस टाइम पे एक लाजमी पार्ट होता था शादी का, जिसमें सारे ख़ानदान ने शामिल होना होता था और फिर शुगल और आपस में कज़न्स और सारे डांस और ढोलक और सब कुछ होता था। बड़ा अच्छा इवेंट लगता था। अब 2 तरह से है, कुछ बच्चे दीन की तरफ ज़्यादा आ गए हैं, वो कहते हैं हमने आलतू फालतू ये जितने भी इवेंट हैं, इवन मेहंदी माइयों
वो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन इससे बरक्स, इससे टोटली ऑपोजिट्स बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी वेल और एलीट क्लास, और एलीट के बाद अपर क्लास, अपर के बाद फिर मिडिल क्लास वाले उनको कॉपी करते हुए सारे फंक्शंस करना चाह रहे हैं, जिसमें आपकी ये जो होता है शैंडी तो बाद की बात है, ब्राइडल शावर से मेरा ख्याल स्टार्ट होते हैं, उसके बाद गैदरिंग्स और कवाली नाइट। ब्राइडल शावर से पहले एक और इवेंट आ रहा है, शी सेड यस, oh my god, so she is mine. like gender reveal type। जी जी जी, ठीक है हाँ। जी, she said yes, वो जो मंगनी होती है उसके हाँ। बाद ये एक फजूल का एक इवेंट। जितना बढ़ाते जाएं और जितना ही इस चीज़ में नमूदो नमाइश और फजूल के टाइम वेस्ट इवेंट्स हैं, जबकि कहा यही जाता है कि जितना सादा निकाह हो उतनी ही बरकत होती है। अब ये कवाली नाइट्स और शैंडी और शलीमा बर्बादियां फेर दी गई हैं लोगों की, और उसके बाद होता क्या है, जो मेन चीज़ जिस पे फोकस करना चाहिए, बच्चों के मुस्तकबिल पे, फ्यूचर पे, बच्चों की एजुकेशन पे, और एजुकेशन के बाद आपकी कंपैटिबिलिटी लड़का और लड़की की आपस में क्या है, उसको छोड़ के इन फंक्शंस पे जब जाएंगे उसके नताइज आपने भी देखे होंगे और मैं भी देख रही हूँ। बड़ी से बड़ी शादी फ्लॉप हो रही है और सादे से सादा निकाह कामयाब हो रहा है। डिवोर्स मनाने का भी तो आपने देखा है टिकटॉक्स के ऊपर क्या तरीका आ गया, पूरी पूरी पार्टीज हो रही हैं कि वी आर डिवोर्स। बहुत बहुत अफसोस की बात है, तलाक और डिवोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा करार दिया है। और आजकल ये ऐसे है कि 1 मिनट के ऊपर आप डिवोर्स डिमांड कर रही हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। शादी देखें एक कॉम्प्रोमाइज़ का काम है, दोनों जो हैं पार्टीज, हस्बैंड एंड वाइफ, कभी भी आप एक दिमाग के, एक सोच के नहीं हो सकते। दो ऑपोजिट लोगों का मिलन एक शादी कहलाता है। उसमें आप लोगों ने एक दूसरे की आदत मिजाज को समझना होता है, एक दूसरे के साथ चलना होता है, बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, तभी जाके एक कामयाब रिश्ता बनता है। अच्छा राहिला, मुझे ये बताइएगा कि डिमांड कहाँ से आती है? लड़की वाले ज़्यादा डिमांडिंग हो चुके हैं, लड़के वाले ज़्यादा डिमांडिंग हो चुके हैं, ताकि बेटे की माएँ हमें देख रही हैं, बेटियों की भी माएँ हमें देख रही हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर भी तो हम बात करें ना कि वो क्या सोच रही हैं। अच्छा जी, मुझे लगता है कि माओं की अपनी तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माएँ भी आजकल सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके बहुत सी ऐसी हरकतें कर रही हैं जो काबिल कबूल नहीं हैं। रियलिस्टिक सोच ख़त्म होती जा रही है, ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर कम बात होती है। अब माएँ जो हैं, अगर आप जैसे आप बात कर रही थी कि जहेज़ डिमांड किया जाता है, अब जहेज़ डिमांड नहीं किया जाता, अब प्रोफेशनल डिग्री डिमांड की जा रही है लड़की की तरफ से, कि लड़की प्रोफेशनल डिग्री रखती हो, चाहे उनका लड़का नॉर्मल एजुकेशन से हो, लेकिन बहू उनको अच्छी खासी पढ़ी चाहिए। और फिर बहुत सी चीज़ें हमें ये देखने में आई हैं कि अगर डॉक्टर भी बहू लेके जा रहे हैं तो फिर वो जॉब ना करे, उसको घर बिठाएं। हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन बच्चों की तरबियत के लिए चाहिए। अब उसके लिए डिमांड क्या है? डॉक्टर है, और जबकि एक सीट वो बच्चे की ज़ाया करके डॉक्टर की तो सीट ज़ाया कर दी ना, बिल्कुल ज़ाया कर दी। तो इस तरह की ये नॉन रियलिस्टिक सोच जो है ना, ये अच्छा डिग्री तो हो गया है, और क्या डिमांड चाहिए उनको? गिफ्ट चाहिए, जहेज नहीं चाहिए? देखें, हर कोई कहता है कि हमें जहेज नहीं चाहिए। लिस्ट अब तो कोई नहीं बना के दे रहे, ये वो हिंदुआना सोच थी जहाँ पे पहले कभी लिस्ट बना के अगर लोग मांगते होंगे, लेकिन बातों बातों में सुना दिया जाता है, हमने अपनी बेटी की हदी ऐसे की तो वहाँ हमने ये दिया, या हमारी फैमिली में ऐसी शादियाँ हुई। और होता ये है कि कहना ये होता है कि जहेज नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए सब कुछ। अगर वो नहीं लेके आ रही तो बातें भी बाद में सुनती हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस सोच पे अमल पैरा हैं कि अगर कह दिया नहीं तो फिर नहीं। इस तरह की भी मिसालें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी शादियां मैंने ऐसी भी देखी हैं जहां 1 रुपए का जहेज बच्ची नहीं लेके आई, और बड़ी वेल ऑफ फैमिलीज से हैं। ये नहीं कि वो नहीं दे सकते थे, लेकिन चूंकि लड़के वालों ने डिमांड की कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हर चीज़ है। राहिला, हम इस पर बात करेंगे, हमें छोटी सी ब्रेक पे व्यूज जाना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। स्टे ट्यून विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स लड़के वाले लड़की वाले आजकल जो डिमांड्स कर रहे हैं वो हमें राहिला बता रही थी। राहिला, लड़कों की क्या डिमांड्स हैं आजकल, किस तरह की लड़की चाहते हैं? टिकटॉक वाली लड़की जो देखने में टिकटॉक वाली लड़कियों जैसी हो, खूबसूरत हो, फ्लॉलेस स्किन हो उसकी, दुबली पतली हो, स्टाइलिश हो, ये क्राइटेरिया है खूबसूरती का लड़कों के। लेकिन वो लड़की नहीं चाहिए, उस जैसी लड़की चाहिए। अच्छा, टिकटॉक वाली नहीं चाहिए? टिकटॉक वाली नहीं चाहिए, सोशल मीडिया वाली नहीं चाहिए, इंस्टा पे जो बच्चियां हैं वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए घरेलू, लेकिन उनका स्टाइल टिकटॉक वाला। ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है जी, जी। ये आप कैसे केटर करती हैं? देखिए जी, आप कैसे जाके पूछती हैं कि इस घर में जो है टिकटॉक जैसी वही लड़की मिलेगी? नहीं, आजकल बच्चियां सारी माशाल्लाह वेल ग्रूम्ड है, हाँ। एजुकेटेड है, अच्छा सब टिकटॉक में भी होंगी। अच्छा कैरी करती है। नहीं, टिकटॉक पे नहीं, इंस्टा पे तो होंगी। हाँ, इंस्टा पे तो होंगी, हर ठीक बच्ची है। होगी। और अपना उनकी, जैसे मेरी बेटी है, इंस्टा पे अपनी पोस्ट लगाती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फ्रेंड्स की। हाँ, सारी that's बच्चियां okay। हैं, लेकिन बहुत सी बच्चियां डिजाइनर क्लॉथ्स और छोटी छोटी पब्लिसिटी के करती लिए रहती हैं। पीआरस उनको आते हैं और वो कर रही हैं। अच्छी है, अच्छी बात है, बच्चियां एक्टिव हैं। लेकिन हमारे पास जो फैमिलीज आती हैं, मदर्स की और सिस्टर्स और इवन लड़के की भी डिमांड यही होती है कि सबसे पहली डिमांड खूबसूरती की है कि लड़की खूबसूरत हो। खूबसूरती का पैमाना क्या है उन लड़कों का? मैंने आपको जैसे बताया कि पैमाना टिकटॉक ही है। जैसी लड़की वहाँ पे खूबसूरत लग रही है, या जैसे मेरे पास एक बच्चा आया और उसने एक एक्ट्रेस की तस्वीर मुझे दिखा के कहा कि आंटी इस तरह की लड़की आप मुझे कौन दिखाएं। थी वो? वो दुरे फिशा हैं कोई, तो बड़ी प्यारी सी बच्ची है। उसकी तस्वीर दिखा के, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बेटा जो तू डिमांड कर रहा है, पहले अपनी शक्ल भी तो देख। हाँ जी, हाँ जाहिर है जो डिमांड कर रहा है, जरा अपने को तो देखो। दुरे फिशा तो मैं मुंह भी लगाएगी। तो ये नॉन रियलिस्टिक सोच जो है ना, इससे बाहर आए, अपने पैमाने, अपनी डिमांड्स के, अपनी ख्वाहिशात के पैमानों को जरा डाउन करें प्लीज। अच्छा, ये तो थी ना लड़के की ख्वाहिशें। लड़की वालों की जो माएँ हैं वो क्या देखती हैं, लड़का कैसा होना चाहिए? हमेशा से हमने बड़ों से सुना था कि लड़के के गुण देखो, लड़के की शक्ल ना देखो, देखें जी वो कमाऊ है या गुण देखने चाहिए वो कैसा है। यही हमारी माओ ने चीजें देखी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा है कि लड़कों में देखना तो यही चाहिए कि उसका अखलाक कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका उठना बैठना कैसा है, और उसकी एजुकेशन, और क्या वो सेल्फ मेड है, कुछ खुद से भी कर रहा है या अपने बाप के पैसों पे ही बिजनेस चला रहा है। ये थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। उसकी बोलचाल क्या है, वो रिएक्ट कैसे करता है छोटी छोटी बातों पे। लेकिन लड़कों में भी जाहिर है जो बच्ची खूबसूरत होगी उसकी चॉइस भी खूबसूरती की होगी यकीनन। और फिर पैसे वाले की, जो एक बहुत गलत सोच आ गई है ना, कि ये सोच रहे हैं कि बहुत पैसे वाला लड़का हो, ब्रांडेड कपड़े पहनता हो, घड़ियां और मोबाइल आला से आला हो, गाड़ी बहुत आला हो, लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ख़ानदान में अगर कोई बच्चा बड़ा अच्छा भी होगा तो उसको रिजेक्ट करके पेरेंट्स चाहेंगे हमें बहुत बेहतर किसी सोसाइटी में, किसी पोश एरिए में और कोई कनालों वाले घर में हमारी बेटी जाए। ये जो सोच है ना, उसकी वजह से रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं और बहुत डिले हो रहे हैं। अपनी डिमांड्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों के तफस्सुस से, पेरेंट्स से, कि प्लीज़ अपनी डिमांड्स को नीचे लेके जाएं। आप बच्चियों की एजेस बढ़ा रहे हैं और अपने लड़कों की एजेस भी ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, आजकल एज क्या सेट हुई हुई है? लड़कियां कब से, उनके पेरेंट्स आपको कहते हैं किस एज में लड़कियों के रिश्ते ढूंढ रहे हैं लोग? देखिए, पेरेंट्स की ख्वाहिश, ज़्यादातर पेरेंट्स की ख्वाहिश यही होती है कि जैसी बच्ची ग्रेजुएशन करे या ग्रेजुएशन करते हुए हम उसका रिश्ता देखना शुरू कर दें। लेकिन बच्चियां जो हैं वो इस तरफ नहीं आ रही। अब बच्चियों का ये है क्राइटेरिया कि हम ज़रा कैरियर अपना बना लें, उस पर फोकस कर लें। अभी हमने ग्रेजुएशन किया है तो हम बाहर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रही हैं, जॉब्स करना चाह रही हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाह रही हैं। एक तरह से अच्छी बात भी है क्योंकि लड़के ज़रा थोड़े से स्लो आ रहे हैं आजकल। अच्छा, तो अच्छी बात है कि लड़कियां अपना कैरियर बनाना चाह रही हैं। लेकिन बेहतर ये है कि एज क्या है? 23, 24, 25 साल तक बच्ची की शादी हो जानी चाहिए। अच्छा, लड़के आपने बात की है कि स्लो आ रहे हैं, क्या आप देख रही हैं लड़कों में आजकल कैसे आ रहे? मामाज बॉय? मामाज बॉय तो हमेशा से ही मुझे लगता है सारे होते हैं,
और होना भी चाहिए, फर्मा बरदार बच्चा होना चाहिए। जो माँ का फर्मा बरदार है वो बीवी का भी फर्मा बरदार होगा इंशाल्लाह। और जो औरत की इज़्ज़त करता है वो अपनी बीवी की भी इज़्ज़त करेगा। लड़कों में ये है कि एक्सक्यूज़ मी, क्वेश्चन क्या था? मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आजकल आपने कहा लड़के बहुत स्लो आ रहे हैं। अच्छा, तो लड़कों में आप क्या देख रही हैं, क्या उनकी चीज़ स्लो आ रही है? स्टडीज़ पे उस तरह से नहीं है लड़के फोकस कर रहे आजकल, क्योंकि आपने देखा होगा कि जॉब्स जो आ रही हैं, नाइट जॉब्स जो आ रही हैं, कॉल सेंटर्स और मेडिकल बिलिंग, और सारी रात बच्चे जॉब कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद उनमें जब कमाने का एक जज्बा आ जाता है तो फिर पढ़ने की तरफ और पढ़ाई की तरफ जो फोकस है ना वो लड़कों का कम होता जा रहा है, कम हो जाता है। हाँ, ये चीज़ हो रही है। और लड़कियां हैं कि वो स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, इसलिए वो थोड़ा आगे निकल रही हैं और लड़के थोड़े से पीछे रह रहे हैं। और फिर वो लड़कियां प्रोफेशनल डिग्रीज़ की डिमांड लड़कियां भी करती हैं कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाए, कोई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, आईटी से रिलेटेड रिश्ता हो तो हम उसी की तरफ जाएं। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से आजकल लड़के की कितनी तनख्वाह, क्योंकि अक्सर पहला सवाल पूछा जाता है ना कि आप कितना कमाते हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। जी। मुझे ये पता, आप पूछा जाता है, आप बता सकती हैं कि जी बिल्कुल पूछा जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि सैलरी वगैरह हम लोगों के सामने डिस्क्लोज करें। हाँ, डिस्क्लोज करें। देखिए, इसका भी डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर कोई अपर मिडिल क्लास की हैं तो उनको 4-5 लाख तनख्वाह भी ठीक लगती है, इट्स ओके। लेकिन कोई एलीट क्लास है तो उसको 25-30 लाख तनख्वाह भी कम लगती है लड़के की। तो ये बिजनेस फैमिली, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज और जॉबियन फैमिलीज, इनका क्राइटेरिया डिफरेंट आ जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट तो हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट में ही करते हैं, बिल्कुल उसी में करते हैं, ताकि उनकी बेटी जो है जाती है। और इवन बहुत सी लड़कियां यहाँ पे अपर क्लास की ऐसी भी मैंने देखी हैं, अगर उनके लिए हम अब्रॉड से कोई रिश्ता बताते हैं तो वो वहाँ पे करना भी नहीं चाहती, क्योंकि बाहर पहले लोग बाहर पसंद करते थे अपनी बेटियां भेजना। मेरा ख्याल है बाहर वही लोग पसंद करते थे जो मिडिल क्लास की बच्चियाँ होती हैं, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से कोई अच्छी क्लास के लोग तो अभी भी बाहर, ना पहले ना अब, क्योंकि बाहर जाके बड़ा काम करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग जिन अय्याशियों में पड़े हैं, मेड्स हैं, नौकर चाकर, ड्राइवर्स, तो वो चीज़ बाहर तो आपको नहीं मिलनी, चाहे आप कितने भी अपर क्लास से हों। ठीक है राहिला, और मुझे बस लास्ट बता दें कि जो एक्सपेंसिव वेडिंग कल्चर है जी, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आपका एक मैसेज होगा ऑडियंस के लिए। जी, अगर देखें, मैं ये समझती हूँ कि दीन की समझ ना होना और दीन से दूरी होना, ये चीज़ बहुत से मसाइल पैदा कर रही है। एक्सपेंसिव लिबास पहने, लेकिन जो एलीट क्लास है, जो अफोर्ड कर सकती है, ठीक है, वो तो पहनती हुई अच्छी भी लगेगी। लेकिन अगर यही लोग एक एग्जाम्पल सेट कर दें और सादगी को फ़रोग दें तो मेरा ख़्याल है कि बहुत ही अच्छी बात होगी। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बच्चियां बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। ब्रांड्स देखे, लाखों के लहंगे और लाखों के मेकअप्स लोग करवा रहे हैं, और उन्हीं की भेड़ चाल में जो लोअर तबका है या मिडिल क्लास तबका है वो काफ़ी मुतासिर हो रहा है, और उनकी ख्वाहिशात जब पूरी नहीं होती तो फिर लोग डिप्रेशन में जाते हैं। थैंक यू सो मच राहिला साहिबा, आज हमारे पास आई। राहिला खुरम, मैरिज कंसल्टेंट, आज हमारे साथ मौजूद थी। हमने एक माशरे का एक जो बहुत बड़ा एक जो अलमिया है उसको डिस्कस किया है, टैबू है, एक स्टीरियोटाइप है मैरिज के हवाले से और दोनों पार्टीज़ के हवाले से जो डिमांड्स उसको भी डिस्कस किया। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। कैंसर दुनिया में तेज़ी से फैलने वाली एक बहुत मोहलिक बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हम सब वाकई एक दाना हमें सत्ता हो जाता है कि यार इसको कैंसर हो गया है, अब क्या होगा। मगर अब जो है जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है वैसी तहकीक जदीद के मुताबिक जो है इसमें भी बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। इसके इलाज जो में चेंजेस के साथ साथ इलाज मुमकिन हो रहा है, बशर्ते क्या ये है कि स्टेज जो है वो कौन सी है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। और आपको पता है मैं बात कर रही हूँ ख़वातीन के हवाले से जिनको ब्रेस्ट कैंसर्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला कैंसर है जो ख़वातीन में पाया जाता है। हर तीसरे चौथे घर में इस वक्त जो है ब्रेस्ट कैंसर का कोई ना कोई मरीज़ है, और पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है। और नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई मशीन्स, नई थेरेपीज़ भी मुतारिफ़ करा दी गई हैं जिसमें से कैंसर के सेल्स को डेड कर दिया जाता है।
अगर हम बात करें मज़ीद तो इसमें बहुत सी ऐसी कैंपेन्स होती हैं, ख़ासतौर पे अक्टूबर में पिंक रिबन कैंपेन जो होती की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। लेकिन आज भी हमारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि इसको टैबू समझा जाता है, ना इसकी तशख़ीस कराई जाती है, ना इसका इलाज कराया जाता है। आज भी हमारे उन इलाकों के मर्द हज़रात ये समझते हैं कि ख़वातीन के वो जो पार्ट जहाँ कैंसर है वो किसी भी मर्द या किसी भी ऐसी जगहों पर नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि इससे जो है एक तरह से जो पर्दा है वो उनका मुतासर होता है। मगर जहाँ हेल्थ की प्रॉब्लम आती है वहाँ हम बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि उन तमाम एरियाज़ में जहाँ आज भी कैंसर को एक वबाले जान बीमारी समझी जाती है और लेकिन जिसके बरक्स इसकी तशख़ीस कराने में वो बहुत दूर भागते हैं, जो कि होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि एक तो न्यू थेरेपीज़ कौन सी हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और हमें ज्वाइन किया है कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अरीबा अतीक यूके से। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा, बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट ऑब्वियसली यू हैव अ वेरी सर्टन पोजीशन, और आप देख सकती हैं कि लैब्स के अंदर कैंसर के हवाले से क्या काम हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है हम बात कर रहे हैं कि एक तो वो जो कोल्ड फ्रीजिंग थेरेपी आ रही है जहाँ कैंसर के तशख़ीस के हवाले से जो है बात हो रही है कि उसको कहा जाता है कि इस शख्स को कैंसर है या नहीं है। और एक और जो थेरेपी है जिसको हम माइक्रोस्कोपिक गैस फिल्ड बबल्स कह रहे हैं, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकती हैं वो थेरेपीज़ कौन सी हैं? हाँ जी, ये एक बिल्कुल न्यू थेरेपी है जो अमेरिकन सोसाइटी ने स्टार्ट की और अब इधर यूके के अंदर भी क्लिनिकल ट्रायल्स में है। तो बेसिकली हम इसको कहते हैं माइक्रो बबल फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। इसके अंदर होता ये है कि हम ब्लड के अंदर गैस भरे हुए स्मॉल बबल्स जो है वो खून की नाली में डाल देते हैं। वो खून की नाली के अंदर जब जाते हैं तो जहाँ पे आपका कैंसर होता है, फिर जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो उनको वाइब्रेट करता है। वो बबल्स फिर जो कैंसर है उसको कमजोर कर देते हैं और उसके फौरन बाद जब रेडियोथेरेपी दी जाती है तो मतलब वो कैंसर वहां पे खत्म हो जाता है। ये बेहतर इस तरीके से है कि इसके अंदर आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ती। मतलब इनिशियली ये ट्यूमर को टोटल खत्म करके, लाइक अगर 8 सेंटीमीटर का ट्यूमर है तो वो बिल्कुल इतना सा रह जाता है और इतने को निकालना बहुत आसान है। मतलब उसके लिए हमें पूरी ब्रेस्ट नहीं निकालनी पड़ेगी, हम सिर्फ छोटा सा निकाल सकते हैं और उसके अंदर पेशेंट को दर्द भी कम होगा, सर्जरी के बाद की कॉम्प्लिकेशंस भी कम होगी और फिर कैंसर के वापस आने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं इसमें। तो ये कैंसर सेल्स को डेड करता है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह टेक्निक ही ये इस्तेमाल करें। क्योंकि कैंसर की जब हम बात करते हैं तो कैंसर आपके जिस्म के अंदर समझ लें जैसे एक अलग बॉल आ गया है और उसकी अपनी ब्लड सप्लाई भी है। मतलब कैंसर के अंदर भी खून की नालियां होती हैं, तो ये बबल्स हम उन खून की नालियों में डालते हैं और फिर हम उसके ऊपर जब अल्ट्रासाउंड की शुआएं डालते हैं तो वो बबल वहां पे वाइब्रेट करते हैं और वो कैंसर को कमजोर कर देते हैं और फिर जैसे ही फौरन रेडियोथेरेपी दी जाती है तो वो कैंसर सिकुड़ जाता है। अच्छा, इसके बाद जो थेरेपी की हम बात करें, इसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत पड़ती है, आई मीन टू से कीमोथेरेपी कराने की ज़रूरत पड़ती है, रेडिएशंस की ज़रूरत पड़ती है? एक्चुअली ये एक ही जगह पे हो रहा होता है। मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपको अलग अलग अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेंगी। वो एक ही दिन में बुला के आपका उसी टाइम पे पहले इंजेक्ट करेंगे, ट्यूमर को पकड़ के उसके अंदर इंजेक्शन से डालेंगे बबल्स। और अल्ट्रासाउंड की मशीन तो वो प्रॉब होता है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को अब आइडिया है, तो वो साथ ही उसके अंदर डालते हैं और रेडियोथेरेपी मशीन भी वहीं पे होती है। मतलब जनरली पेशेंट को नहीं पता चलेगा, ये तो बस मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया कि ये 3 चीजें जो एक साथ अप्लाई हो रही होती हैं और यूजुअली ये सर्जरी से या कीमो से पहले करने के लिए किया गया है। क्योंकि कीमोथेरेपी हम सब जानते हैं कि कीमोथेरेपी के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। मतलब हर किसी के घर में किसी ने कीमोथेरेपी लेते हुए देखा होगा कि मतलब वॉमिटिंग, फिर बाल झड़ और लाइक मतलब इवन कॉस्मेटिक इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बेसिकली ये उसको रिप्लेस करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा अरीबा, मुझे बताइएगा कि ये जो थेरेपीज़ हैं ये दुनिया में कहाँ कहाँ जो हैं इस वक्त इस पे काम हो रहा है, या हॉस्पिटल्स में अभी यही थेरेपीज़ जो हैं वो मुतारिफ करा दी गई हैं? एक्चुअली जब हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं जिसके अंदर यूके आ जाता है, यूएसए आ जाता है, तो उसके अंदर ये लोग इस तरह स्टार्ट करते हैं कि पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में लेते हैं। उधर ये इलाज सबको फ्री में दिया जाता है और उसकी बात भी यही होती है कि कुछ तजर्बे करके पता तो चल गया होता है कि इसके फायदे हैं, लेकिन यहाँ पे एक
इलाज को आम करने के लिए पहले उसे एक पूरी मतलब 1000 लोगों पे करने की जरूरत है, और जब 1000 लोगों पे रिसर्च के इफेक्ट ठीक आए हैं इलाज के, तो फिर उसको वो जर्नलाइज करते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज होती है ट्रायल्स की। तो ये इलाज बेसिकली ट्रायल्स में है, लोग करवा भी रहे हैं और इसके रिजल्ट्स भी 100% आ रहे हैं, और मतलब ये बहुत बेहतर है। लाइक मेरी नजर में तो ये कीमोथेरेपी अच्छा, हमने अरीबा देखा है कि पाकिस्तान में जहाँ 3rd और 4th स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी डेंजरस, पूरी पूरी ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है, रेडिएशंस लगाई जाती हैं। 4th स्टेज तो इस काबिले ये ना कि बाकी मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि डेथ्स भी हुई हैं और होती हैं। तो आप क्या समझती हैं ख़वातीन के लिए कि तशख़ीस के हवाले से ये किस तरीके से रूल आउट हो सकता है ताकि हम अर्ली डिटेक्शन कर सकें? बिल्कुल, सबसे पहले तो इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर हफ्ते एक दफा बेशक अपने बाथरूम के अंदर या चार्ट या दरवाजे के पीछे लगा लें कि आपने अपनी ब्रेस्ट का मुआयना खुद करना है। आप सिंपल हाथों की मदद से करें, और अगर आपको कोई गिल्टी महसूस होती है तो या तो किसी डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो अपना मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड बुक करा लें। मैमोग्राम 40 साल की उम्र के बाद और 40 साल की उम्र से पहले अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इस तरह इन दोनों चीजों का ज्यादा फायदा होता है। अगर कोई भी चीज होगी तो उसके ऊपर पिक हो जाएगी। और प्लीज स्टेज 1 और स्टेज 2 में तो पूरी ब्रेस्ट भी रिमूव नहीं करनी पड़ती, आराम से वो छोटी सी गिल्टी लग जाती है और यूजुअली कैंसर वापस भी नहीं आता। 3 और 4 के अंदर क्योंकि साइज बड़ा हो चुका होता है, तो कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर हमें ब्रेस्ट भी रिमूव करनी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप अपना मुआयना खुद करें और जल्दी से किसी डॉक्टर को अप्रोच कर लें, तो मुझे लगता है आप बड़ी जल्दी बच सकते हैं इस चीज से। अच्छा, अगर आप अपना मुआयना खुद कर रहे हैं, आपको किसी जगह पे गिल्टी लगती है और वो आपको दर्द होती है, वो भी ट्यूमरस हो सकती है? कि ये है, सुना है कि जो गिल्टी है वो नॉन पेनफुल होती है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कैंसर की गिल्टी की दर्द नहीं होती, जो खतरनाक गिल्टी है दर्द नहीं होती। तो अगर आपको दर्द हो रही है तो ये पहला बात है कि शायद ये वो खतरनाक कैंसर नहीं है। बट फिर भी कोई चीज अगर 2-3 हफ्ते से आपको मुसलसल फील हो रही है तो प्लीज उसे इग्नोर ना करें। आपके लिम्फ नोड्स जो हैं वो वैसे ही स्वेल हो सकते हैं किसी न किसी की वजह से। जो खवातीन लैक्टेशन कराती हैं या उनका लैक्टेशन होती है और उनको ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा कितना ज़्यादा हो सकता है जब वो अपना मिल्क जो है वो ड्राई करवाती हैं, इंजेक्टेबल्स लेती हैं या मेडिसिन खाती हैं? अरीबा, जब मामला इंजेक्टेबल्स या मेडिसिन के ऊपर पहुंच जाता है तो वो डेफिनेटली खतरनाक तरीका है। मतलब मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ इस चीज को कि लैक्टेशन कोई आसान चीज नहीं है। मतलब हमने कभी भी इस चीज को हाईलाइट नहीं किया, बट ये पूरा प्रोसेस है और वर्किंग वुमेन के लिए समटाइम बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बिकॉज वी ऑल नो इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। तो इसके लिए ये है कि देयर आर नेचुरल मेथड्स कि आप टाइम सेट करें, वो आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली ड्राई हो जाए तो एक मतलब उसका फिर कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर आप डेफिनेटली हार्मोन्स ले रहे हैं जो कि इंजेक्टेबल में भी हो सकते हैं या टैबलेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो डेफिनेटली कैंसर होने का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा कर देता है। इसका मतलब है कि उन तमाम खवातीन जो कि इस प्रोसेस से गुजरी हैं उनको भी अपने चेकअप्स की ज़रूरत है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों के हवाले से आप क्या समझती हैं कि पेशरफ्त कितनी अहम समझती हैं कि कितनी जल्दी उनकी डिटेक्शन ज़रूरी है? क्योंकि कुछ कैंसर्स होते हैं वो आराम से टाइम लगाते हैं फैलने में, कुछ कैंसर्स बहुत जल्दी जो हैं वो फैलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जनरली इतना बुरा कैंसर नहीं है। मतलब मैंने जो ब्रेन कैंसर है वो ज्यादा, मतलब उनके बाद तो जब आप डायग्नोज होते हैं तो इट्स लाइक 9 मंथ्स के अंदर के बाद पेशेंट सर्वाइवल आप नहीं देखते। सेम आप लबलबे का कैंसर कह लें, उसके अंदर भी 9 से 10 महीने से ज्यादा मैंने पेशेंट का नहीं देखा। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स 15 से 20 साल भी सर्वाइव करते हैं। अच्छा। और अगर स्टेज 1 और 2 के ऊपर आप करा लें तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम वो गिल्टी निकालते हैं, हम ब्रेस्ट नहीं निकालते, तो उसका एक हल्का सा निशान होता है, वो भी चला जाता है। 15-20 साल तक तो लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं। इवन मेरी एक रिलेटिव है, स्टेज 3 के कैंसर के बाद भी लाइक इट्स 15 years और अब वो भी वो ठीक है और वो सर्वाइव कर रही है, शी 60। तो ब्रेस्ट कैंसर इस लिहाज से बेहतर है कि इसका प्लीज इलाज करवाएं। इसके बाद की लाइफ सर्वाइवेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। और फिर इसके अंदर एक चीज ये भी है कि आप मोटिवेट भी रहें, क्योंकि मैंने देखा है कि वो पेशेंट्स जो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं जिंदगी को
फिर भी खुशी से गुजारते हैं, उनके अंदर और कम चांसेस हैं कि वो दोबारा से हों, क्योंकि इट्स ऑल लिंक्ड। ये चीज़ मैं हर बंदे को समझाना चाहती हूँ कि हम जब स्ट्रेस में भी होते हैं, जब हम इवन कैंसर का भी स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हम अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को इम्प्रूव करते हैं, जो मतलब ज़्यादा करते हैं बॉडी में, जो कि इवेंचुअली कैंसर को बुरा बनाता है। लेकिन अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, इमोशनली सेटल्ड रखें, तो वो आपके कैंसर से वो भी लड़ रहा होता है, लेकिन आपका अपना जिस्म भी आपके कैंसर से लड़ रहा होता है। सो ब्रेस्ट कैंसर खुदा ना खास्ता, मतलब आई नो इट्स नॉट अ गुड न्यूज, लेकिन अगर हो भी गया है तो आप मरने नहीं लगे। इट्स 15 से 20 साल का टाइम है, जो कि काफी ज्यादा टाइम होता है, ये आप भी मानेंगी। और उसके बाद अगर आप इसको प्रॉपर वे करें, एंड इफ यू नीड अ थेरापिस्ट फॉर काउंसलिंग, देन गो फॉर इट, बिकॉज ये डेथ सेंटेंस नहीं है, चीज है जो जिसके साथ आपको चलना पड़ेगा। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि 5 सालों में हम इन टेक्निक्स की मदद से सिर्फ ये ऐसे हो जाएगा कि जैसे कोई गिल्टी है जो डायग्नोज हुई और आपने निकलवा दी और उसके बाद सब ठीक है। तो प्लीज इसको डायग्नोज जरूर कराएं। थैंक यू सो मच अरीबा। और अरीबा अतीक हमारे साथ मौजूद थी, पैथोलॉजिस्ट हैं यूके से, और आज हमने डिस्कस किया है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से नई थेरेपीज़ जो आ गई हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो व्यूज़ इस हवाले से प्लीज़ जिसको ये कैंसर है या मुब्तला हैं, अपने चेकअप्स ज़रूर कराएं। हम बार बार इसकी अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाके हमारा कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।